भारत में ब्राह्मणवाद किस हद तक घुसा हुआ है जिसका आप आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आपसे ही आपके पूर्वज को छीनकर अपना बना लेंगे। उनके द्वारा लिखे अभिलेख, शिलालेख और बाकी साक्ष्यों को अपने किस्से कहानियों में बदलकर खुद के पुरखों का किस्सा बना देंगे और आप ठगे से रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई और सबूत ही नहीं था उसे गलत साबित करने को। लेकिन आप चिंता न करें, आज की वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ नकली सबूतों की सच्चाई बताने वाले हैं, जिनसे आप खुद ही इन ब्राह्मणवादियों की पोल खोल सकते हैं। 11वीं सदी में जब अलवरूनी भारत आए, तब तक ब्राह्मणों के तथाकथित वेद या कोई भी ग्रंथ लिखे ही नहीं गए थे, क्योंकि उसकी जो शब्दावली है वो धम्म लिपि में नहीं लिखे जा सकती। संस्कृत में चंद्रबिंदु, हलंत, विसर्ग, री, ओ, आ, शा, छत्रज्ञ इनसे बनने वाले शब्द धम्म लिपि में नहीं थे, तो उनसे बनने वाले ऋग्वेद या संस्कृत कैसे लिखी जा सकती थी? और फिर वेद कब लिखे गए? सोचिए, ये 11वीं सदी तक कुछ नहीं लिख पाए थे, और फिर जो लिखा मिला उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शमशेष राज अफीम सुल्तान फिरोज तुगलक के काफी करीबी थे और दीवानी बजारत में कार्यरत थे। अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृतांत लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोच न लगे, इस कारण रेशम की रुई पर रखवाया था। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहली बनी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 विशाल स्तंभ दिल्ली उठवा मंगवाए थे, मगर कोई भी विद्वान उसे पढ़ नहीं सका। फिरोज शाह तुगलक ने जब अशोक के शिला स्तंभों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो ब्राह्मणों ने ये बताया कि ये विशाल शिला स्तंभ महाभारत के भीम की लाठ है और बुढ़ापे में भीम इन्हीं लाठियों के सहारे चलते थे। सम्राट अकबर भी इस स्तंभ पर लिखे आशय को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं था। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आखिरकार विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन हकीम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए, इसलिए कि बनारस विद्वान पंडितों का शहर है। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बताया कि ये मैंने सही पढ़ा है। कुछ दिनों तक उस विद्वान पंडित की बात को सच मानते रहे। शुक्रिया जेम्स प्रिंसेप कि आपने अशोक के अभिलेखों को सही पढ़ लिया, वरना पंडित जी उस जाली किताब से पढ़े जाने पर अशोक के अभिलेख महाभारत और रामायण की कहानी बन जाती। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं काफी पहले बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप जरूर देखिएगा। ऐसे ही झूठ का जब पर्दाफाश होता है, तब तक ये आधी दुनिया घूम चुका होता है। ऐसे ही काफी सारे झूठ पिछले 1000 साल से ये चून मांगे फैलाते आ रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों ने एक झूठ ये भी फैला दिया कि 600 ईसा पूर्व एक पाणिनि नाम का व्यक्ति था और वो ब्राह्मण था और उसने ही संस्कृत के व्याकरण की रचना की, और उसी के बूते पर संस्कृत के सारे ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। उनके नाम की एक शिलापट्ट भी मिली है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरूत स्तूप से मिली है। आप लोग इस शिलापट्ट को गौर से देखिए। सही में ये अगर पाणिनि का शिलापट्ट है, तो ये अपनी शिलापट्ट में धम्म लिपि यव मज्ज स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। इसके कुछ शब्द क्यों लिखे हैं? या तो ये पाणिनि का नहीं है, या अभी तक पाणिनि के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ब्रह्मवादियों को पाणिनि का जन्म स्थान और उनके जन्म समय की जानकारी ही नहीं है। फिर भी सभी लोगों के बीच पाणिनि और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बताते रहते हैं। ये चित्रकारी की हुई शिलापट्ट भरहूत में खुदाई में मिली है। वेदवाणी वितान प्राच्य विद्या शोध संस्थान के निदेशक सुगुम्न आचार्य ने इसे संग्रहालय और बड़ रुचि से जुड़ी कहानी का हिस्सा माना। अब कैसे हिस्सा माना, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। इस शिलापट्ट को आप किसी भी पाली विद्वान से चेक करा लीजिए। जब आप इसे चेक कराएंगे तब देखेंगे कि इसमें कहीं भी पाणिनि और उसके अष्टाध्यायी का कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं है। जबरन की व्याख्या इस शिलापट्ट पर थोप दी गई है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी, सही में लिखी थी या तुम लोग अभी तक सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हो? चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखी, लेकिन वो पुस्तक आज है कहाँ? आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईस्वी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में जो भी लिखा हुआ मिला या लिखा जाता था, वो सभी शिला यानी पत्थर पर है, जिसे शिलालेख कहते हैं, क्योंकि उस समय लेखन के लिए कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र या ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन के लिए शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। तो शिलाओं पर लिखा पाणिनि का वो संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से मिली है, और आज के समय में पाणिनि का वो लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा है? असल में बात यह है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्हीं ब्राह्मणवादियों के सपूत बैठे हुए हैं, जो सबूत को तोड़ मरोड़ कर अपनी पुरखों का बताकर कब्जा कर लेते हैं और कपोल कहानी गढ़कर अपनी तरफ से व्याख्या करने लगते हैं।
सोचिए कि सम्राट अशोक ने अपनी लिपि को धम्मलिपि कहा, एवं धम्मलिपि चा, और फिर 700 साल बाद समुद्रगुप्त ने लिखवाया धम्मलिपि, यानी उन्होंने भी इसे धम्मलिपि ही कहा। आज से 2000 साल पहले भी धम्मलिपि थी और सारे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख धम्मलिपि में लिखे जा रहे थे। तो इनका अनुवाद संस्कृत में कैसे कर रहे हो? धम्मलिपि को ब्राह्मी लिपि लिखवा दिया और आप सोच रहे हैं ये इतिहास को सही लिखेंगे? 11वीं सदी तक ये अनपढ़ थे, खुद का कुछ लिख नहीं पाए, और जब हमारे पुरखे कुछ लिख कर गए तो उसे हड़पने के लिए ताबड़तोड़ झूठ परोस रहे हैं और आपके असल इतिहास को हड़प रहे हैं।